हेलो एवरीवन। तो होप सो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आप लोगों की। बस ये वीडियो देख लो और ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है आपको एग्ज़ाम में, बहुत मदद करने वाली है। मस्ट वॉच दिस बिफोर गिविंग बीएसटी एग्जाम टर्म टू। ये दोनों के लिए क्लास 11 क्लास 12 आने वाले जितने भी सेशंस हैं, अगर वो इस वीडियो को आराम से देखते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। इंट्रोडक्शन वगैरह सब साइड में छोड़ दो, सबसे ज़्यादा जरूरी आपका समय है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं है क्या इस वीडियो में। वाई, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर आप मेरे से पहले से नहीं जुड़े हो, आप मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हो आज के दिन, है ना, आपके मन में क्वेश्चन आएगा वाई वाई शुड आई वॉच दिस वीडियो। तो ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो जब कंप्लीट होगी, दिस विल बूस्ट योर मोरल, ऑब्वियस ही बात है 100% करेगा। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस ही बात है 100% करेगा। यू आर द बेस्ट, आपको मालूम है आप बेस्ट हो। जाओ अपने आप को शीशे में देखो। पता है जब ये वीडियो खत्म होगी ना, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली, अपने आप को शीशे में देखना और बोलना हो गया मेरा 40/40, मेरा डन है। तुम अपने आप से शीशा में ये बोल के आओगे और फिर तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा 40/40, अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो। नेक्स्ट, हाउ शुड यू फ्रेम योर आंसर्स इन एग्जाम। आपको इस वीडियो में पता चलेगा यार आंसर कैसे फ्रेम करना है, और आपको इस वीडियो में पता चलेगा आंसर फ्रेम तो कर दिए, लेकिन मान के चलो पूरा आंसर सही है, लास्ट लाइन गलत हो गया तो नंबर कैसे मिलेगा। वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ना। हेलो हेलो। हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही पढ़ा। आप लोग के स्क्रीन पे सही चीज़ आई है कि मैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। सर ये तो हम लोग खुद से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं इस वीडियो का इतना हाइप क्रिएट करते ही नहीं। जितने लोग मेरे इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए उन लोगों को मालूम होगा कि ये वीडियो के लिए अलग ही हाइप मैंने क्रिएट किया था। 2-3 दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ कि जो 16 तारीख को जो 2 या 3 बजे के आसपास वीडियो आएगी उसको जरूर से देखना, उसको जरूर से देखना। तो इस वीडियो में आप लोग सीख जाओगे आंसर फ्रेमिंग कैसे होता है। अगर आपका आंसर आधा सही है, आधा गलत है, पूरा सही है, थोड़ा सा गलत है, तो क्या अंतर पड़ेगा, कैसे नंबर मिलेंगे, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेस, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज आइदर इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब्स टू बी फिल्ड। क्या बोला क्वेश्चन भैया? ऐसा दो सोर्सेस बता दो, कोई एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जैसे कितना सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है? दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पूछ रहा है अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो और अगर आपको लगता है इंटरनल है तो इंटरनल का ऐसा दो सोर्स हमको बता दो जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो हमारा स्टाफ ढंग का नहीं है या तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो भाई ये दोनों तो आराम से हो जाएगा ना। जैसे हमारा स्टाफ इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट मतलब इसको प्रमोट हम नहीं कर सकते हैं, इसका प्रमोशन नहीं होगा, यह हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या आ सकता है? डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हम इसको। चलो मानते हैं इनसफिशिएंट से पहला वर्ड आ जाएगा ट्रांसफर और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आ जाएगा प्रमोशन। हो गया पहला आंसर सॉल्व, पहला आंसर सॉल्व्ड। सर देखिए ना आप, जैसे उसमें देखिए क्या आंसर लिखा, सेम आंसर होगा, सेम आंसर होगा। मैं आप लोगों को गलत क्यों बोलूंगा? देखो पहला क्या है? प्रमोशन, और दूसरा क्या है? ट्रांसफर। समझ में आ गया? हाँ सर अच्छे से आ गया, वाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। माइका लिमिटेड, माइका मतलब वो ससुराल माइका वाला नहीं, ये माइका है। माइका लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नाइका को माइका कर दिया जस्ट। इट इज एंजॉइंग द इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द लास्ट ईयर। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन द कंपनी नीड्स 100 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल। The company decides to raise funds through equity shares. Chirag Kapoor, the financial manager या the finance manager of the company, recommended that the shares may be sold through issuing houses of brokers. क्या रहा है भैया ये वाला क्वेश्चन कि माइका लिमिटेड एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने का कंपनी है जो ना एक्सपेंशन करना चाहता है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया, उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो फिनेंस मैनेजर बोलता है ठीक है शेयर के थ्रू ही पैसा उठाना है, तो एक काम करते हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह है उन लोग को हम लोग काम सौंप देते हैं, वो लोग अपना काम करते रहेंगे। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रिकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर। कौन सा मेथड मिस्टर कपूर ने यहाँ पर रिकमेंड किया है? आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कौन सा मेथड यहाँ पे मिस्टर कपूर ने रिकमेंड किया होगा? सर ऑफर फॉर सेल। 5 तरीके का मेथड होता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहे हैं। 5 तरीके का मेथड होता है, आईपीओ, ई आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एक और। तो ये आप लोग जरूर से देख के जाना। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल को बस एक्सप्लेन कर दो। 2 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर तो ऐसी पॉकेट में आ गया। 12 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो भी गए।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स विच आर द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर द कंपनी इज अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड। कह रहे भैया ऐसा कौन सा 2 कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा कंपनी अंडर स्टाफ है, ओवर स्टाफ है या ठीक ठाक है। तो वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अरे वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस से तो पता चल जाता है ना हमें कि वर्कलोड कितना है, वर्कफोर्स कितना है। अगर लोड ज़्यादा है, फोर्स कम है, यानी हम लोग क्या है, अंडर स्टाफ्ड, लोड कम है, फोर्स ज़्यादा है, हम लोग ओवर स्टाफ्ड है। और अगर ऑप्टिमल मतलब दोनों सही है। तो देखो यहाँ पर आपको नंबर कैसे मिलेगा। अब हम सीधा बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं आप लोग का, फोकस कीजिएगा। आधा नंबर आपको मिलेगा हेडिंग लिखने के लिए। लेट से आप लोग वर्कलोड एनालिसिस लिख दिए और वर्कफोर्स एनालिसिस लिख दिए, तो आधा और आधा 1 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएगा, ठीक है। और आधा नंबर आपको मिलेगा एक्सपेंशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सपेंशन ही माफ करना। जैसे आपको मान के चलो आपने वर्कलोड एनालिसिस को एक्सप्लेन किया, आपने हेडिंग लिखी दोनों, वर्कलोड एनालिसिस एक्सप्लेन किया, वर्कफोर्स नहीं किया। सर इतना सा नहीं किया, हाँ नहीं किया, मान के चलो, तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे 2 में से, 1.5। लेकिन अगर आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लो। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, आप ये मत सोचना मुझे पूरा आंसर नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, जितना आता उतना लिखो, जो आता उसका नंबर मिलेगा। जैसे ऑफर फॉर सेल अगर आप पहचान लेते तो उसका आपको आधा नंबर मिलता है। देखो लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफिकेशन का आधा नंबर, अगर आप इतना लिख के आ जाते आधा नंबर आपको मिल जाता 2 में से। और 1.5 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। हाँ हो सकता है आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत गलत हो, तो उस चीज़ के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना भाई, बस एक चीज ख्याल रखो, क्वेश्चन छोड़ के मत आना तुम लोग, बाकी जो कर सकते हो तुम लोग करो, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 नंबर पॉकेट में। चौथा क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल्स। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव कॉन्टेक्स्ट। ये तो सबसे ईजी है, पूछ रहा भाई क्या करना है इसमें। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है कि मेजरमेंट होता है ना जो कंपनी के प्रोग्रेस का, वो हम लोग कुछ रेशियोज का ख्याल वगैरह रखते हैं उस टाइम पे, जो कि टाइम पे हम लोग को करते रहना है, टाइम पे। यानी टाइम पे हम लोग कब करते हैं, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन में भाई कंट्रोलिंग प्रोसेस हो जाएगा। बोल रहा ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस मैंने बताया था 9 मिनट की वीडियो है, उसको देखे बिना एग्जाम में जा रहे हो तो आपसे बड़ा बुद्धू इंसान कोई नहीं है। कम से कम कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग चैप्टर में से कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ के जाना, बहुत वेटेज है उसका फिलहाल एग्जाम में, ठीक है। तो सर यहाँ पर कौन सा स्टेप का बात हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का। देखो कैसे आंसर में आपको फ्रेमिंग होगा, ठीक है। आधा नंबर आपको हो सकता है मिल जाए कंट्रोलिंग बताने का, है ना, हो सकता है आपको आधा नंबर कंट्रोलिंग बताने का मिल जाए। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, आधा नंबर किसके लिए आपको मिल गया, हेडिंग बताने का, और आधा नंबर किसके लिए आपको मिल गया, एक्सप्लेनेशन का। तो हेडिंग एक ही हो गया, हेडिंग एक ही हो गया, आधा आधा हो गया एक, और 1 नंबर आपको किसका मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन का। समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। ऐसे होता है क्या क्वेश्चन सेट, आंसर कॉपी चेक? हाँ, तो सीबीएसई सैम्पल पेपर देता ही क्यों है, फालतू मजाक करने के लिए थोड़े देता है, ठीक है। हम आप लोग के साथ है, पसंद आ रहा है भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, खाली मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी गुरु दक्षिणा दे दो, मेरे लिए मोर देन एनफ है। जुड़े रहो, अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स में भी आग लगाना हम लोग, ठीक है। इतना बड़ा केस स्टडी है, नीचे से हम पहले पढ़ेंगे। नीचे कहाँ है इसका, हाँ, बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 2 सच मेजर्स डिस्कस्ड बाय हिम व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग सो दैट जॉब इटसेल्फ बिकम्स द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। यानी कहीं ना कहीं यहाँ मोटिवेशन वगैरह 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 का बात आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ बोल सकते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर आ रहा है। अब मेरा दिमाग डायरेक्टिंग चैप्टर पे घुस गया भाई, हो सकता है हम गलत हो, हम आंसर नहीं पढ़े अभी तक। मिस्टर पवन कुमार, द CEO ऑफ ई-कॉमर्स स्टार्टअप which was facing problem of huge employee turnover, decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors. ठीक है भैया, मिस्टर पवन कुमार एक CEO है कोई कॉमर्स स्टार्टअप के, उन्होंने ना कुछ प्रॉब्लम फेस करी है जबकि एम्प्लॉय टर्नओवर की है, यानी एम्प्लॉयज़ जो है वो खुश नहीं है फिलहाल। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 मेजर्स, जो क्या क्या मेजर उसने लिए। देखो लिखा हुआ है he takes certain measures which focus on physiological, psychological, social, emotional factors। तो यानी कहीं ना कहीं इसने क्या किया, जॉब एनरिचमेंट का ख्याल रखा, जॉब सिक्योरिटी का ख्याल रखा। अरे जॉब ही का तो यहाँ बात हो रहा है ना बाबू। जैसे देखो, एम्प्लॉय शुड गेट कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी आ गया। एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड से हम पकड़ लिए एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, और जॉब एनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी लिख दो ना, ये सारा कुछ लिख दो, ये तुम लोग को आता है। देखो इसमें नंबर कैसे मिलेगा सर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है केस स्टडी, कुछ अजीब नहीं है, कुछ अजीब नहीं है, ध्यान से देखो ना कैसे नंबर मिलेगा।
नंबर में देखो, नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आधा मार्क्स आपको मिलेगा हेडिंग लिखने का, जैसे कि जॉब एनरिचमेंट लिख दिए, एम्प्लॉयर रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, कोई भी 2 लिखना है, 3 लिखने का जरूरत नहीं है, बस कोई 2 लिख दो। आधा मार्क्स वैसे में आधा आधा 1 मार्क्स हो गया, और 1 मार्क्स आपको एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। मान के चलो आपने ये 2 हेडिंग लिख दी, आपको 1 नंबर मिल गया, 2 में से एक्सप्लेन कर दिया, 1 और नंबर मिल गया। सर 3 दिया है बाबू, यहाँ एनी 2 लिखा है, सीबीएसई खुद बोल रहा है अपने सैम्पल पेपर में, कोई 2 एक्सप्लेन करो। जरूरत से ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, राइट। क्वेश्चन 6, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग या फिर डिफाइन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट मतलब होता है पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं वो लिख दो, सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसका मतलब, ठीक है। नहीं सॉरी माफ करना, एनी 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोल रहे तो कोई 2 लिख दो। पहला क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कोई 3 इंपॉर्टेंस लिख दो, और चाहे तो कोई 2 लीडरशिप स्टाइल के बारे में लिख दो। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखते हैं। लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कौन सा ऐसे 3 फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द कंपनी, कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है तो भाई ज़्यादा चाहिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल, बस ये 3 चीज़ आपको लिख देना है। एक लाइन, डेड लाइन लिख दो, नंबर मिल जाएंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। कुछ हार्ड है, देखो जो मेरे साथ क्या, जो किसी के साथ भी भाई, मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, जो मिलता है समय के साथ मिलता है, जहाँ से मिल रहा है, जो प्रसाद मिल रहा है ले लो, चाहे रजत अरोरा सर दे रहे हैं, चाहे सुनील पांडा सर दे रहे हैं, चाहे हम आपको दे रहे हैं, जो जहाँ से जितना नॉलेज मिलता है ले लो। भाई नॉलेज एक ऐसा चीज़ है ना, कहीं से भी गेन कर लो। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, सर हम सुनील पांडा का वीडियो देखते हैं, सुनील पांडा सर का वीडियो देखो, भाई मुझे क्या, मेरे से मुझे क्या, है ना। तो आपके पास तो भाई भंडार पड़ा है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। हम लोग के टाइम पे सब थोड़े होता था। वैसे हम 2018 में एग्जाम दिए, हमको ज़्यादा बुढ़ा मत बना देना। हाँ चलो इधर क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। मतलब कि कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है ऊपर में और उसका कोई 2 बेनिफिट हमको लिखना। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं क्या है। प्रिया, देखो कितना प्यारा नाम है, प्रिया। प्रिया इज अ रीजनल मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। शी इज हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय एंड इज ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंपनी. She has set up a standard of performance activities and ensuring the targets met accordingly. मतलब ये समय समय पे देख भी रही है कि जिस हिसाब से टारगेट सेट किए थे मिल भी रहा है, विथ मिनिमल वेस्टेज. सी हैज CCTV कैमराज एंड सो ऑन एंड सो ऑन. इतना से ही हमको पता चल गया भाई ये कंट्रोलिंग का है। कैसे पता चला सर? यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ टारगेट सेट किया गया था, है ना, इंश्योर किया गया था, मेजरमेंट हो रहा है CCTV कैमरा की मदद से, तो बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं हो रहा, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है। समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका, आपका समय बहुमूल्य है। देखो पूछा था क्वेश्चन में क्या, कंट्रोलिंग एक्सप्लेन करो ना, जरूरत से ज़्यादा बुद्धि नहीं, बोला इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दो, इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर दो कंट्रोलिंग का। 4 है। नंबर कैसे मिलेगा? आधा मार्क्स मिलेगा हेडिंग लिखने का, यानी तुम 2 हेडिंग लिखा 1 मार्क्स, और उन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया 1 मार्क्स, और 2 नंबर पॉकेट में, बस बात खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फालतू फालतू का खाली हम लोग हवा बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, या आप लोग अपने से कर सकते हैं। एन्यूमरेट मतलब एक्सप्लेन, या जो बोलना चाहो, एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर एक्सप्लेन एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई भी कर दो जो आपको मन करे। 5 राइट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू ये, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है? कॉशियस कंज्यूमर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, है ना, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने राइट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए एंड सो ऑन। ये सब आपको आता है, ये सब आप अपने से कर पाओगे। स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने मन से कर सकते हो, आपको मालूम है कैसे करना है एक्सप्लेन। सेबी का कोई 5 फंक्शन एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म। सर जैसे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना। अरे मतलब वो होता है ना, रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है, कि हम लोगों को encourage कर रहे हैं सेबी में आओ, ये वो है ना, ये सब बच्चे नहीं हो बाबू तुम लोग, ये सब तुम लोग को आता है। आ जाओ इधर। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। हमको तो इतना ही पढ़ के पता चल गया सिलेक्शन प्रोसेस का बात हो रहा है। कैसे सर? आप आंसर देखें ना, भरोसा नहीं मत करो, मुझे क्या आंसर नहीं देखें। यहाँ पर साफ साफ लिखा, नेम द प्रोसेस एंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द and choosing the best person out of the number of prospective candidates for a job discussed above, है ना। ठीक है।
होप सो ऑडियो अच्छे से आई होगी। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, माइक जो है वो टी शर्ट के अंदर ही घुस गया था, पता नहीं माइक को कितना प्यार है मेरे से, टी शर्ट के अंदर चल जाता है। होप सो ऑडियो अच्छे से आ रही होगी, आप लोगों को नहीं आ रही होगी तो मैं इंक्रीज़ कर दूंगा उतनी ऑडियो, चिंता की बात नहीं है, होप सो आनी तो चाहिए। देखते हैं। In an interview with the leading channel, Mr. Rakesh Quatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for the job, organization should make the process of applying for job easy and candidate friendly. ठीक है. It is the reason he said that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filled with the candidate is very important as it is the information supplied इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यानी यहाँ पे पता चल जाता है कि कैंडिडेट कैसा है, किस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म से ही पता चल जाता है, और एलिमिनेट कर देते हैं जो कि अनक्वालिफाइड लगता है या फिर जो नहीं लगते कि ढंग के हैं। ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिख पाए वो कंपनी में क्या ढंग से काम करेंगे। फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, डिसलेक्सिया टेस्ट, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सारा कुछ देखा जाता है, और कैंडिडेट को फिर इन डेप्थ कन्वर्सेशन के लिए बुलाया जाता है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी बात कर ली गई। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की बात हो गई कि शुरू में ही कैंडिडेट्स किस हिसाब से फॉर्म भरा है उस हिसाब से जज कर लेना है। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट का बात हो गया कि बहुत सारा टेस्ट होता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट वगैरह टेस्ट, 5 को टेस्ट होता है। फिर तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का बात हो गया। बोल रहे हैं आगे का बताओ कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा, और फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर इतना सब कुछ हो गया तो फिर उसको रख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों कि ऑडियो ना ढंग से रिकॉर्ड हुई हो यार। इतनी मेहनत की मैंने, इतना देर तक मैं बोल दिया और अब ऑडियो की दिक्कत हो गई होगी। ओहो, नहीं होगी, है ना, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा। Vansh Limited is a large and reputed company which manufactures ventilators. After the outbreak of COVID-19, उसने देखा कि रेवेन्यू 40% से बढ़ गया है, तो उसका प्लान है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा दो। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर राजीव फील्स दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड इट्स लिक्विडिटी पोजीशन। इन लोग को अच्छा लग रहा है। तो बताइए डिविडेंड डिसीजन कि डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इन द लाइट ऑफ एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड पॉलिसी। क्या रहा है भैया, ये बताओ इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद कि डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड क्या होता है। सबसे पहले तो आपको डिविडेंड डिसीजन को, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, आपको डिविडेंड डिसीजन को एक ये डिफाइन कर देना, एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके फैक्टर्स को आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन करना है। कोई भी 2 फैक्टर एक्सप्लेन कर देना, जैसे देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा हुआ होगा, कोई भी 2 फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 पे थे ना हम लोग, हाँ 11 है ना बाबू, ये 12, हाँ कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो, जैसे अमाउंट ऑफ अर्निंग, है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो ऑन, आप इसमें से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो आपने नोटिस किया होगा जो क्वेश्चन नंबर 12 का केस स्टडी है वो बहुत घुमाया हुआ था, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सीधा सीधी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, राइट, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं उस चीज़ को आपको बता देता हूँ। मैं खुद अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। वेदांश लिमिटेड के पास 10 लाख का शेयर कैपिटल है, 10 लाख, जो कि डिवाइडेड है 100 रुपीज़ ईच में, यानी एक शेयर का दाम कितना हो गया, एक शेयर का दाम सर हो गया 10,000 ना, सॉरी माफ़ करना, कितना शेयर इशू हो गया, 10,000 शेयर। 10 लाख शेयर थे, 100 रुपये का एक शेयर था, तो कितना शेयर इशू हो गया, 10 लाख शेयर इशू हो गया। अरे यार 100 रुपये का एक शेयर था, 10 लाख रुपए टोटल थे, तो कितने शेयर इशू हुए, 10,000 हो गए। ठीक है, अब फाइनली सही हुआ। फॉर एक्सपेंशन पर्पज़ कंपनी को 5 लाख रुपए और चाहिए, और कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी 5,000 और इक्विटी शेयर इशू कर दे 100 रुपये का एक शेयर जिसमें हो, और कंपनी 10% डिवेंचर ले ले। तो पूछ रहा है भैया आप ही बताओ कंपनी को क्या करना चाहिए अगर कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 4 लाख है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा एक्सपेंशन के बाद भी, और कंपनी को जो है वो टैक्स भरना पड़ता है 50%। शो द वर्किंग क्लियरली। ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया सर, क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ। मैं बताता हूँ कैसे, पहले मैं इन सभी डेटा को इस पेज पे लिख लेता हूँ, है ना। कितना था सर, 10 लाख रुपया था, 100 रुपये का एक शेयर था, और 5 लाख रुपया और करना चाहता था, जिसमें से वही अगेन 100 रुपये का एक शेयर है जिसमें 5,000 शेयर वो इशू करेगा। और ये अगर हम 10 लाख का टोटल कैपिटल था, 100 रुपये का एक शेयर था, तो 10,000 शेयर ये हो जाएगा, यानी आफ्टर एक्सपेंशन कितना शेयर हो जाएगा, 15,000 रुपया, है ना। आफ्टर एक्सपेंशन शेयर्स कितने हो जाएंगे,
15,000 शेयर्स हो जाएंगे। हाँ सर ठीक है, 15,000 शेयर्स हो जाएंगे। ओहो, हाँ अगर ये 15,000 शेयर्स हो जाएंगे तो अब क्या बोल रहा है, दो अल्टरनेटिव है ना, हाँ तो वो तो हम लिख लिए कि 15,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे आओ, ठीक है। और पहले रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ROI इसका कितना बनता है, ROI कैसे पता चलेगा सर? याद है 4 लाख रुपया कंपनी हर साल कमाएगी पर एनम, और 10 लाख रुपया कंपनी का टोटल था, और परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 40% इसका ROI हो जाएगा। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर हम आफ्टर एक्सपेंशन निकालें, क्योंकि 15,000 हो जाएगा ना, तो 15 लाख हो जाएगा, तो 40% 15 लाख का है ना, 40% 15 लाख का, तो 15 लाख का 40% कितना होता है, 6 लाख रुपया होता है। यानी कि आइदर ये 6 लाख रुपए का क्या कर सकता है, शेयर इशू कर सकता है। देखो ना यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, कंपनी क्या कर सकता है, दो अल्टरनेटिव है, चाहे तो शेयर इशू कर ले और 5,000, यानी इन टोटल 15 हो जाएगा, तो 6 लाख रुपया हो जाएगा, और क्या करे 5 लाख का डिवेंचर ले ले 10% पे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना ईजी होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं। आओ आओ पहले ये सारा का सारा इरेज कर देते हैं। मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ चुका है, हम उससे बना लेंगे सारा कुछ। चलो देखते हैं, प्लान 1 देख लेते हैं और प्लान 2 देख लेते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सर यहाँ पे 6 लाख था, सर 5 लाख था, अरे जब 15,000 शेयर हो गए तो 6 लाख हो गया ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग तो सेम रहेगा। बिल्कुल सर, इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या यहाँ पे कोई लोन लिए थे ना, प्लान 1 मतलब इक्विटी शेयर और प्लान 2 मतलब डिवेंचर, क्या यहाँ पे लोन लिए थे, हाँ सर डिवेंचर लिए थे 5 लाख का, उसका 10% कितना होता है 50,000 रुपया, तो 50,000 माइनस कर दो, कितना आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्सेस मेरे पास कितना आ गया सर, अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया इसमें 6 लाख रुपया, और इसमें आ गया आपके पास 5,50,000 रुपया। और टैक्स आपको कितना देना पड़ता था, टैक्स आपको देना पड़ता था 50%, तो माइनस टैक्स दैट इज़ 50%, 6 लाख का 50%, 3 लाख, 5,50,000 का 50%, 2,75,000, 2,75,000। और फिर उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास कितना आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया यहाँ पर 3 लाख, और यहाँ पर आ गया मेरा कितना 2,75,000। और मेरा नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इसमें मेरा है 15,000, और नंबर ऑफ़ शेयर इसमें मेरा है 10,000। तो मेरा EPS कितना आ जाएगा, 3 लाख को अगर 15,000 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास पता है कितना आएगा। एक्चुअली हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं, उतना कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, 20 आएगा, और यहाँ पर मेरा आएगा 27.5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंपनी हमेशा किसका फ़ायदा सोचता है सर, कंपनी हमेशा जो है ना वो शेयर होल्डर्स का फ़ायदा सोचता है। शेयर होल्डर का फ़ायदा कब होगा, जब EPS बढ़ेगा, तो EPS दोनों में से क्या बढ़ा हुआ है 20 या 27.5, सर 27.5, यानी कंपनी को क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव 2 चुनना चाहिए, जिसमें कि डिवेंचर, यानी कंपनी को डिवेंचर लेना चाहिए। देखो सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसे ही होगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द कंपनी शुड यूज़ प्लान नंबर 2 इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला समझ में नहीं आया होगा। अगर ये वाला समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूंगा आज एक और वीडियो डाल दूं जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल का 1-2 न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अभी मैं देख लेता हूँ ऑडियो कैसी थी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।